सो देखो अभी तक हमने एनएलएम में चैप्टर है फ्रिक्शन पढ़ने वाले हैं, बट फिर से मैं एनएलएम पे एक बार और आता हूँ। एनएलएम में हमने कॉन्टेक्ट टाइप ऑफ फोर्स पढ़े थे, ध्यान है सबको? कौन कौन से कॉन्टेक्ट टाइप ऑफ फोर्स हम पढ़ चुके हैं कॉन्टेक्ट फोर्स में? बोलते जाओ एक एक करके। नॉर्मल, टेंशन और स्ट्रेस। यस, नॉर्मल पढ़ चुके हैं, एन टेंशन पढ़ चुके हैं, टी स्प्रिंग फोर्स पढ़ चुके हैं, स्प्रिंग में जो होता है, यस सर। एफएसपी, और एक और पढ़ना बाकी है, दैट इज ए फ्रिक्शन, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है? यस सर। स्मॉल एफ, इसका सिंबल होता है स्मॉल एफ। समझ में आया? ये चारों कॉन्टेक्ट टाइप ऑफ फोर्स होते हैं, ये जब कॉन्टेक्ट होगा तभी लगेंगे, अदरवाइज ये नहीं लगने वाले। समझ में आया? सो इन तीनों की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ये सब हमने निकालना सीख लिया। फ्री बॉडी डायग्राम में इनको कैसे यूज करते हैं, इनको कहाँ किस तरह से लगाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम में ये फोर्स कैसे शो करते हैं, सब हमें आता है ना? यस सर। यस सर। सर अब बात करते हैं फ्रिक्शन कौन सा कॉन्टेक्ट फोर्स होता है और ये कब लगता है और कितना लगता है, ये सब हम देखेंगे, डायरेक्शन देखेंगे। ठीक है? सो जैसे मान लो एक एग्जांपल से देखते हैं, ये एक ब्लॉक है, ठीक है? ये एम मास का एक ब्लॉक है, ये इस पर एक फोर्स लगाया मैंने, बट फिर भी ये चल नहीं रहा है, रेस्ट पर है। समझ में आया क्या? इसका मतलब इस फोर्स को कोई फोर्स लग रहा होगा जो बैलेंस कर रहा है, क्योंकि रेस्ट पर है तो इक्विलिब्रियम में फोर्सेस बैलेंस होते हैं, नेट फोर्स जीरो होता है, नेट फोर्स जीरो होता है ना इक्विलिब्रियम में। तो इस फोर्स को कोई तो फोर्स है जो बैलेंस कर रहा होगा। समझ में आया क्या? जैसे यस आपने सर। भी देखा होगा, कभी कभी आप ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाते हो बट वो हिलता ही नहीं है, वहीं के वहीं रहता है, तो उस केस में उसको कौन रोकता है? फ्रिक्शन रोकता है। समझ में आया? वो कैसे लगेगा इस केस में? वो फोर्स कौन लगाएगा? ये जो बॉटम की जो सरफेस है ये रफ होती है थोड़ा, तो ये इसको अपने ऊपर स्लाइड होने से रोकती है, ये नहीं चाहती कि स्लाइड हो। समझ में आया? सो ये पीछे की तरफ इस ऑब्जेक्ट पर ऐसे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी, मतलब इसके एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, या फिर ऐसे भी नहीं बोलेंगे हम, इसकी टेंडेंसी किधर स्लिप होने की? इस तरफ, तो इसके टेंडेंसी टू स्लिप इज टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, तो ये लेफ्ट की तरफ फोर्स लगा रहा है। समझ में आया? और इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है। आया समझ में? यस सर। अब मुझे बताओ, ये इस सरफेस ऑफ कांटेक्ट पर ये फोर्स कैसे लग रहा है? परपेंडिकुलर लग रहा है या टेंजेंशियल लग रहा है? ये सरफेस ऑफ कांटेक्ट है ना, ये दोनों की, बॉडी की और नीचे ग्राउंड की, उसके कैसे लग रहा है? ये टेंजेंट। टेंजेंशियल लग रहा है। ये कैसे लग रहा है? टेंजेंशियल लग रहा है। समझ में आया? सो इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स। यस, वेरी गुड। जो कि एक्चुअल में होता है फ्रिक्शन, ये होता है कांटेक्ट फोर्स का टेंजेंशियल वाला कंपोनेंट। समझ में आया क्या? यस सर। और परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कौन सा होता था? नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल। अभी इस पे अगर इसकी मैं एफवीडी बनाऊं तो नीचे एमजी भी लग रहा है, नीचे एमजी भी लग रहा है, और Yes, एक sir. नॉर्मल लग रहा है। ये नॉर्मल जो है, ये तो था टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स, ये है परपेंडिकुलर कांटेक्ट फोर्स, ये परपेंडिकुलर लगता है, ये तो पढ़ चुके हैं हम, लिखवाया था मैंने। समझ में आया?
Yes, sir. इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। आया समझ में? Yes, Yes. sir. हाँ। सो अगर मैं इसकी एफबीडी बनाऊं, इस ब्लॉक की फिर से मैं एफबीडी बनाऊं और सिर्फ कांटेक्ट फोर्स दिखाना है मुझे, एमजी वगैरह अभी नहीं दिखा रहा हूं मैं, तो देखो नॉर्मल तो ऐसे लग रहा है, इस पर ऐसे लग रहा है, यहाँ से ऐसे। समझ में आया? इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ ना, ये लग रहा है नॉर्मल। किसने लगाया? नीचे वाले ग्राउंड ने इस बॉडी पर। और फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है। समझ में आया? Yes, आया sir. समझ में? ये नॉर्मल इस एमजी को बैलेंस कर रहा है और ये फ्रिक्शन इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है। आया समझ में? ये नॉर्मल इस एमजी को बैलेंस कर रहा है और ये फ्रिक्शन इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. तो इन दोनों का जो और ये दोनों कौन से फोर्स है? कॉन्टेक्ट फोर्स ही तो है दोनों। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या इस एंगल पर आएगा? अरे बोलो ना, आएगा कि नहीं आएगा? Yes. इन दोनों Yes, sir. नहीं, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या ये होगा? Yes, sir. हाँ, इसको बोलते हैं हम, Yes, sir. या जो भी नहीं है, इसको बोलते हैं हम नेट कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं? Net contact force. नेट कांटेक्ट फोर्स मींस रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल। जैसे आपसे पूछा इस बॉडी पर नेट कांटेक्ट फोर्स कितना लग रहा है? क्या पूछा? नेट कांटेक्ट फोर्स कितना लग रहा है? बताओ कितना लग रहा है नेट कांटेक्ट फोर्स? ये लग रहा है अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे लगते हैं, तो ये इतना ही लगेगा ना। समझ में Yes, sir. आया? तो नेट Yes, कांटेक्ट फोर्स सिर्फ नॉर्मल की वजह से नहीं होता है, फ्रिक्शन की वजह से भी होता है। फ्रिक्शन भी कांटेक्ट फोर्स है, नॉर्मल भी कांटेक्ट फोर्स है। तो आपसे पूछा इस बॉडी पर नेट कांटेक्ट फोर्स कितना लग रहा है, तो वो इतना लग रहा है। समझ में आया? Yes, sir. सो नेट कांटेक्ट Yes, sir. फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल। या फिर मैं आपको दूसरे तरीके से समझा सकता हूँ, उल्टा भी बोल सकते हैं, या हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि नेट कांटेक्ट फोर्स के दो, जब भी बॉडी पर नेट कांटेक्ट फोर्स लग रहा है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है सरफेस के परपेंडिकुलर और एक होता है टेंजेंशियल। तो जो परपेंडिकुलर होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल और जो टेंजेंशियल होता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। बोलो समझ में आया क्या? Yes, yes, sir. Yes, sir. और वी कैन से नेट कांटेक्ट फोर्स has two components। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. एक होता है along the surface मतलब टेंजेंशियल, एक होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। समझ में आया? तो जो along द सरफेस होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। और जो परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल या नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आया कहानी यहाँ तक? हाँ, Yes, sir. लिखो इसको। सो हम फ्रिक्शन को एक इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इधर कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन इज ए कंपोनेंट ऑफ द नेट कांटेक्ट फोर्स। ये नेट कांटेक्ट फोर्स है अलोंग द सरफेस, ये सरफेस है, इसके अलोंग, ये परपेंडिकुलर है, ये अलोंग द सरफेस है, और इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ द सरफेस। समझ में आया क्या? Yes, Yes, sir. yes, sir. सो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द कंपोनेंट ऑफ net contact force along the surface or in the tangential direction
is termed as friction force. समझ में आया? Yes, sir. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर देना है, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन है। क्या फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है हमेशा? यस और नो? क्या फ्रिक्शन मोशन को क्या हमेशा अपोज करता है? सर इन ऑल केस बोल नहीं सकते हैं हम लोग, हाँ, मतलब कुछ बोल रहे हो? सर कुछ केस में हो सकता है सर। सर कुछ केस में, क्योंकि सर अगर ऑब्वियसली कुछ केस में तो पार्टिकुलर होगा ड्रॉप इसे करे तो फ्रिक्शन तब का। फ्रिक्शन लगता है। चलो मैं उल्टा क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम सेफली खेल रहे हो, अब मैं उल्टा क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या फ्रिक्शन मोशन को, अभी मैंने पूछा था अपोज करता है, तुमने सेफली जवाब दिया कुछ केस में हो सकता है। ओके, क्या फ्रिक्शन मोशन को क्रिएट कर सकता है? यस और नो में आंसर देना है। क्या फ्रिक्शन मोशन को क्रिएट कर सकता है? नो सर। नहीं। ओके, कोई बात नहीं, इसका आंसर है यस। और फर्स्ट वाले क्वेश्चन का कि क्या फ्रिक्शन मोशन को सर नहीं अपोज करता करेगा है? क्रिएट। नहीं, यस, फ्रिक्शन मोशन को क्रिएट कर सकता है। और जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, क्या फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, उसका आंसर है नो। अब देखो, समझो इस बात को, फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन क्या अपोज करता है वो मैं समझाने का ट्राई करता हूँ। ध्यान से समझना, बेसिक कंसेप्ट है। देखो फर्स्ट लेक्चर में पूरा बेसिक होता है, सारे पुराने कंसेप्ट जो गलत हैं वो हटा के नए कंसेप्ट बेसिक सीखे जाते हैं। दिस इज फर्स्ट लेक्चर। सो इधर देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी मैंने रख दिया। ठीक है, ये इसके ऊपर रखा हुआ है, इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूं इससे, और मैंने बोल दिया इन दोनों के बीच की सरफेस स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ, कोई फ्रिक्शन नहीं लग सकता। तो मुझे बताओ, मैं इसको चलाऊंगा तो ये भी चलेगा क्या? सर हाँ, नो सर। नो नहीं, सर। ये नहीं चलेगा। अभी तो No, इस पर नीचे mg और ऊपर नॉर्मल लग रहा है, बट जैसे ये इसके नीचे से हट जाएगा तो नॉर्मल लगना बंद हो जाएगा, तो ये mg की वजह से नीचे गिर जाएगा, सिंपल, अपनी जगह पर ये इधर नीचे आके ग्राउंड पे गिर जाएगा। समझ में आया? इट विल फॉल डाउन। आया समझ में? इट विल नॉट मूव। जब ये नीचे वाला ब्लॉक इसके नीचे से सिर्फ खिसक जाएगा, बिकॉज सरफेस स्मूथ है ना, तो आराम से स्लाइड हो जाएगा नीचे से। समझ में आया? यस सर। yes, sir. यस सर। हाँ, बट अगर वो सरफेस स्मूथ नहीं होती तो क्या होता? फिर उस केस में क्या होता? सरफेस अगर रफ होती और मैं नीचे वाले ऑब्जेक्ट को चलाता, तो क्या ऊपर वाला भी चलता? यस सर। यस यस सर। सर। तो ऊपर वाला भी चलता। मैं तो नीचे वाले को चला रहा हूँ, मैंने ऊपर वाले पे कोई फोर्स नहीं लगाया, बट ये भी चल रहा है इधर, दोनों मूव कर रहे हैं, मोशन हो रहा है इधर, तो ऊपर वाले पर किसने फोर्स लगाया? फ्रिक्शन। ऑब्वियसली रफ सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं लगाया होगा इन दोनों सरफेस की, तो ऊपर वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन इधर लगेगा, है ना? डायरेक्शन वगैरह की चिंता मत करो, बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा, कभी भी गलती नहीं होगी। समझ में आया क्या? अभी तो Yes. सिंपल वे में बोल सकते हो, इसको फ्रिक्शन इधर ले जा रहा है तो फ्रिक्शन भी इधर ही लग रहा होगा इस वाले ब्लॉक पर। समझ में आया? तो ये फ्रिक्शन ने मोशन क्रिएट किया या अपोज किया? इस ब्लॉक का मोशन क्रिएट किया ना, पहले रेस्ट पर था ये, जैसे इस पर इसको मैंने चलाया तो ये भी चलने लग गया, तो इसको किसने चलाया? रेस्ट से मोशन में कौन लाया इसको? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। सो कैन फ्रिक्शन क्रिएट मोशन? अब बोलो आंसर, यस और नो? यस यस सर। सर। यस। समझ में आया क्या? इस फ्रिक्शन अपोजेस मोशन? इज फ्रिक्शन, कैन नहीं बोल रहा हूं मैं, इज फ्रिक्शन अपोजेस मोशन?
नो। नो। फ्रिक्शन ने तो मोशन क्रिएट किया ना, अपोज कहाँ किया? तो फिर फ्रिक्शन एक्चुअल में मोशन को नहीं, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अब ये लाइन समझ के इसको समझाता हूँ, फ्रिक्शन किसको अपोज करता है? आपने डेफिनेशन पढ़ी Relative होगी, motion. फ्रिक्शन इज ए फोर्स, फ्रिक्शन ऐसी सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ी होगी छोटी छोटी क्लासेस में, फ्रिक्शन इज ए फोर्स व्हिच अपोजेस रिलेटिव मोशन। पढ़ी है क्या? हाँ हाँ सर। No, sir. हाँ, नो, कोई बात नहीं, अभी सुना देता हूँ। फ्रिक्शन इज ए फोर्स व्हिच अपोजेस रिलेटिव मोशन। अब इस लाइन का मतलब समझो, फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता है, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। देखो कैसे, अगर फ्रिक्शन ने यहाँ पर क्या किया, देखो अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं लगता इस वाले में, तो नीचे वाला ब्लॉक आगे जाता और इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ये ऊपर वाला ब्लॉक पीछे रह जाता। रहता कि नहीं रहता? Yes sir. तो ये ब्लॉक, ये मान लो ए और बी है, तो ए और बी के बीच में रिलेटिव मोशन होता कि नहीं होता अगर फ्रिक्शन नहीं लगता? तो जैसे इस वाले केस में हो रहा है, ए और बी के बीच में रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन मतलब क्या हो रहा है? स्लाइडिंग हो रही है इनके बीच में, या फिर यूं बोलो नॉर्मल लैंग्वेज, स्लिपिंग हो रही है, स्लिप हो रहे हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे इस केस में? Yes sir. और ये फ्रिक्शन को पसंद नहीं है, यहाँ तो फ्रिक्शन है ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं? यहाँ तो स्लीपिंग होगी, यहाँ तो स्लाइडिंग होगी। स्लाइडिंग का मतलब होता है रिलेटिव मोशन, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होना, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चलना। उसको क्या बोलते हैं? मोशन नहीं, उसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। समझ में आया? Yes sir. तो फ्रिक्शन को ये पसंद नहीं है कि रिलेटिव मोशन हो, इसलिए फ्रिक्शन ने क्या किया कि ए ब्लॉक जा रहा है तो तू भी चल ए के साथ साथ, दोनों पहले भी साथ साथ थे, अब भी साथ साथ ही रहेंगे, ये फ्रिक्शन चाहता है। समझ में आया क्या? Yes sir. मतलब फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करने के चक्कर में उसने मोशन क्रिएट कर दिया। समझ में आया क्या? वरना तो क्या होता, बी ए पर स्लाइड होता कि नहीं होता? तो फ्रिक्शन किसको अपोज करता है? समझ में आया? सो Yes. हेंस यहाँ पे लिख देते हैं हम, फ्रिक्शन डज नॉट opposes motion, it opposes relative motion। समझ में आया? स्लाइडिंग नहीं होने देता फ्रिक्शन, ठीक है? ऑल्दो अगर आप जरूरत से ज्यादा फोर्स लगाओगे तो फिर कभी ना कभी तो स्लाइडिंग होगी। फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। समझ में आया? हो सकता है किसी को लग रहा होगा क्या सर हम कितना भी फोर्स लगाओ साथ साथ चलेंगे क्या दोनों? ऐसा जरूरी नहीं है। फ्रिक्शन की एक, इस फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है। समझ में आया? Yes sir. ठीक है। सो अगर दोनों अब उसी टॉपिक पर आते हैं हम, तो वो टॉपिक है नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, दो तरह के फ्रिक्शन होते हैं। जैसे मान लो एक ब्लॉक है, मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस पर और ये चल रहा है आगे, सरफेस रफ है, तो एक फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे की तरफ, अपोज कर रहा होगा इसके रिलेट, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन राइट में हो रहा है, तो फ्रिक्शन लगेगा लेफ्ट में। समझ में आया? Yes, sir. Yes sir. समझ में आया? तो इसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। जब जब रिलेटिव मोशन होता है तो तब जो फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना? दूसरा केस देखो, मैं फोर्स लगा रहा हूं बट ये चल ही नहीं रहा है, ये रेस्ट पर है, तो चल नहीं रहा है तो अभी फोर्स तो लग रहा, फ्रिक्शन तो लग रहा होगा पीछे, ये लग रहा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। जब व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन, ऐसा नहीं बोलेंगे जब पार्ट रेस्ट पर हो तब स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, ये गलत कंसेप्ट है। अभी मैं गलत प्रूफ कर दूंगा। समझ में आया क्या? ऐसे याद नहीं रखना है कि जब रेस्ट पर हो तब स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, ऐसे याद नहीं रखना है। पुराना ऐसा याद हो तो भूल जाओ, ठीक है? क्या याद रखना है वो मैं लिखवाऊंगा। व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन, देखो अभी ग्राउंड और इस सरफेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन हो रहा है क्या? No sir. हाँ? No, sir. No. तब स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। समझ में आया?
Yes. सो अभी ये डायग्राम सब बाद में बनाएंगे, पहले लिख देते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं। सिंपल सी लाइन याद रखनी, बहुत सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है किसी को भी, सिंपल, बस ये याद रखना है। व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन बिटवीन, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज या टू सरफेसेस। अब अगर आपको रिलेटिव मोशन ढूंढने में कंफ्यूजन होता है तो ऐसे याद रखो, व्हेन देयर इज नो स्लीपिंग या स्लाइडिंग। समझ में आया? ये तो आप पहचान जाओगे ना स्लाइडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? Yes, हाँ, sir. Yes, जिसको sir. भी कंफ्यूजन होता है तो वो स्लाइडिंग से समझ जाओ कि अगर कोई स्लाइडिंग नहीं हो रही है, व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन मींस नो स्लाइडिंग बिटवीन द सरफेसेस, बिटवीन द टू सरफेसेस, तो वहां पर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? वहां पर Static. स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। समझ में आया? और यहाँ पर क्या लिखेंगे? व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन, नो हटा देंगे बस। व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन मतलब स्लाइडिंग या स्लीपिंग, बिटवीन टू सरफेसेस। अच्छा चलो एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ यहीं पर, जनरली मैं चैप्टर में बाद में पूछता हूँ बट अभी पूछ लेता हूँ। जब हम चलते हैं तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है? हम चलते हैं फ्रिक्शन की वजह से, याद है कि नहीं याद है? अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम चल पाते क्या? No, sir. No, sir. No, मान sir. लो किसी सरफेस पे ऑयल डाल दो, पहले से बहुत ज्यादा स्मूथ सरफेस है, एकदम शाइनी, और उस पर ऑयल और गिरा दो तो चलना डिफिकल्ट हो जाएगा ना, Yes, sir. Yes, sir. स्लिप होने के चांस होंगे। ठीक है, तो इससे प्रूफ होता है कि हम फ्रिक्शन से चलते हैं, बाद में और समझ में आएगा आपको धीरे धीरे। तो जब हम चलते हैं तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है, स्टैटिक या काइनेटिक, काइनेटिक? काइनेटिक। ये जो Static. डेफिनेशन लिखी है वो देख के बोलो, ये जो डेफिनेशन Static. लिखी हुई है, क्या आप स्लाइडिंग करते हुए चलते हो? Static. स्लाइडिंग करते हुए चलना, जैसे जब माइकल जैक्सन मून वॉक करता है पीछे की तरफ तो वो स्लाइडिंग होती है। समझ में आया ना? Yes. Yes. या फिर जैसे हम कार में ब्रेक लगा देते हैं तो कार स्लाइड होती है, उसको बोलते हैं स्लाइडिंग। समझ में आया? Yes, sir. जब हम चलते हैं तो कोई स्लाइडिंग होती है क्या? हम तो हमारा पैर रखते हैं जमीन पर और उसको वहीं के वहीं उठा लेते हैं। कोई सरफेसेस में कोई रबिंग या स्लाइडिंग होती है क्या? No, sir. नो सर। तो कौन सा फ्रिक्शन लगता होगा फिर? स्टैटिक। Static. स्टैटिक। समझ में आया? हो सकता है अभी भी किसी को कंफ्यूजन रहेगा, ये बाद का क्वेश्चन है, मैं पहले ही पूछ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी, तो अभी आपको सिर्फ डेफिनेशन के हिसाब से आंसर देना था, बाद में इसको और समझेंगे। ठीक है, तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है जब हम चलते हैं? स्टैटिक। स्टैटिक। हम कभी भी स्लाइड करते हुए नहीं चलते। स्लाइड करते वक्त हम कब चलेंगे? जब आप मान लो बहुत तेज दौड़ रहे हो और फिर एकदम से रुक जाओ तो आप स्लाइड होगे थोड़े डिस्टेंस तक, तब काइनेटिक लगेगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. सो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैं बाद में फिर से पूछूंगा और बाद में फिर से समझाऊंगा। ठीक है, अब मैं कुछ डायग्राम्स बनाऊंगा या कुछ केसेस समझाऊंगा, उसमें आपको बताना है कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, सबसे सिंपल, ये ब्लॉक रेस्ट पर है, बताओ कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? Kinetic. हाँ, सर अगर फोर्सेस नहीं लग रहे तो फ्रिक्शन नहीं लग रहा। वेरी गुड, कोई फ्रिक्शन ही नहीं लग रहा है, ये आंसर देना है आपको। किसी ने काइनेटिक बोला, मैं सोच रहा था कुछ लोग स्टैटिक बोल देंगे, काइनेटिक तो बोल ही नहीं सकते, स्टैटिक भी गलत है। अरे कोई सा नहीं लग रहा है अभी तो, इस पे फ्रिक्शन लग रहा है क्या?
अरे आपने इसको चलाने का ट्राई नहीं किया तो No, sir. फ्रिक्शन क्यों लगेगा? हाँ, समझ में आया क्या? यस सर। कोई सा फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। अब मैंने मान लो इस पे फोर्स लगाया बट ये नहीं चल रहा है, ये रेस्ट पर है, तो अब कौन सा लग रहा है? Static. स्टैटिक लग रहा है। किधर लग रहा होगा? पीछे। स्टैटिक, बिकॉज नो रिलेटिव मोशन, कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूं मैं कि ये रेस्ट पर है, फिर से याद रखो। इसलिए बोला है मैंने बिकॉज देयर इज नो रिलेटिव मोशन, नो स्लाइडिंग। समझ में आया क्या? Yes, sir. हम्म। मान लो एक ब्लॉक अब चल रहा है इधर विथ सम वेलोसिटी, ठीक है। अब कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? काइनेटिक। Kinetic. और थोड़ी देर बाद ही रुक जाएगा। समझ में आया क्या? क्यों? बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन हो रहा है ना, ग्राउंड तो अपनी जगह पे, उसके ऊपर ये स्लाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, समझ में आया? Yes, sir. Yes. ग्राउंड पर एक ब्लॉक रखा है, उसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा है, ये मान लो ये ए है, ये बी है। ये भी 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये भी 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। सबसे पहले मुझे बताओ ए और बी के बीच में कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक। स्टैटिक। स्टैटिक कैसे बताया? Static. सर कोई स्लाइडिंग नहीं No, हो no. रहा। 5 meters. Same. हाँ, अगर आपको ऐसा डेफिनेशन याद होता कि रेस्ट पर होते हैं तो स्टैटिक, मोशन में होते हैं तो काइनेटिक, तो आप सोचते ये तो मोशन में है, ये तो चल रहा है ए, तो आप बोलते काइनेटिक। क्या बोलते हैं आप? बट ऐसे नहीं, इसलिए तो मैं 10 बार बोल रहा हूं कि अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है बिटवीन द टू सरफेसेस तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है? कौन सा लगता है? Static. स्टैटिक। हाँ, अरे अगर फिर भी अगर डाउट है तो बी के रिस्पेक्ट में देखो इसको, तो बी तो रेस्ट पर आ जाएगा, बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी ना, क्योंकि ए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 5 से आगे जा रहा है, बी की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगी। सो बी के रिस्पेक्ट में ए रेस्ट पर है। समझ में आया क्या? मीन्स कोई स्लाइडिंग Yes. नहीं हो रही है, नो रिलेटिव मोशन, नो स्लाइडिंग। तो यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा इस जगह पर? स्टैटिक लगेगा। समझ में आया? डायरेक्शन में बाद में समझाऊंगा। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. और ग्राउंड की सरफेस और बी की सरफेस के बीच में कौन सा लगेगा? काइनेटिक। काइनेटिक। Kinetic. हाँ, डायरेक्शन बता सकते हो तुम किधर लगेगा? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो बी का रिलेटिव मोशन ग्राउंड के ऊपर राइट की तरफ हो रहा है तो लेफ्ट में लगेगा। समझ में आया? यहाँ पर रिलेटिव मोशन हो रहा है ना बी और ग्राउंड के बीच में, तो हाँ, या फिर इस फ्रेम में देखो तो बी पर बैठकर देखोगे तो ग्राउंड तुम्हें पीछे जाते हुए दिखेगा, कि नहीं दिखेगा? ग्राउंड, ट्रेन में बैठते हो तो ग्राउंड किधर जाते हुए दिखता है? पीछे जाते हुए दिखता है ना। Yes, sir. हाँ, तो मतलब बी की सरफेस पर ग्राउंड स्लाइड करते हुए जा रहा है पीछे, या फिर बोलो ग्राउंड की सरफेस पर बी स्लाइड करते हुए जा रहा है आगे। तो जब भी स्लाइडिंग होती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। बट बी की सरफेस पर ए कोई स्लाइड नहीं कर रहा है क्योंकि दोनों एक ही स्पीड से चल रहे हैं। तो ए का पार्टिकल और बी का पार्टिकल, ये ए का पार्टिकल, ये बी का पार्टिकल, दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, कोई स्लाइड नहीं हो रहा है। समझ में आया क्या? हाँ, Yes, sir. अरे सुनो तो बोल दो।
अब बताओ ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में बताओ। अब यहाँ स्लाइडिंग होगी, देखो ए धीरे चल रहा है तो ए बी के ऊपर पीछे रह जाएगा, थोड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा, और थोड़ी देर बाद नीचे गिर जाएगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा? यस सर। Yes, sir. तो स्लाइडिंग हो रही है ना, Yes, sir. तो दोनों जगह काइनेटिक लगेगा, यहाँ पर भी काइनेटिक लगेगा, डायरेक्शन को देखेंगे बाद में, और यहाँ पर तो आपको डायरेक्ट पता है काइनेटिक लगेगा। समझ में आया? यस सर। Yes. Yes, sir. बोलो, ये सारे क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में डाउट है क्या? नो सर। चलो इसमें Nice. इसमें डायरेक्शन एक बार डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ी सी हो सकता है समझ में आ जाएगी। देखो देखो, ये ए का जो पार्टिकल है जो कांटेक्ट में है, ये बिल्कुल पास वाला पार्टिकल है, ये 5 से इधर जा रहा है, और बी का जो पार्टिकल है ये 10 से इधर जा रहा है। फ्रिक्शन को रिलेटिव मोशन से नफरत है, फ्रिक्शन साथ में रखना चाहता है। फ्रिक्शन ये सारे पार्टिकल जो है ना, जो कांटेक्ट में, इन सबको साथ में रखना चाहता है। समझ में आया क्या? यस सर। तो फ्रिक्शन क्या चाहता है कि तू थोड़ा तेज हो जा और तू थोड़ा स्लो हो जा, तभी तो तुम साथ में रहोगे। दो पार्टनर में एक तेज हो जाए और एक स्लो हो जाए तो एक आगे निकल जाएगा और एक पीछे निकल जाएगा। तो पार्टनर्स को साथ में रखना है तो एक को स्लो होना पड़ेगा और दूसरे को तेज चलना पड़ेगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ, वरना साथ में कैसे रहेंगे पार्टनर? समझ में आया? तो ये दोनों पार्टनर है, इस सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं इन सबके बीच में बॉन्ड्स बने हुए हैं। समझ में आया? फ्रिक्शन sir. चाहता है इनका बॉन्ड ब्रेक ना हो, फ्रिक्शन इनको हमेशा साथ में रखना चाहता है, हम साथ साथ हैं। समझ में आया? ये फ्रिक्शन चाहता है। आया समझ में? Yes, sir. सो फ्रिक्शन क्या करेगा इनको साथ में रखने के लिए? इसकी स्पीड को बढ़ाएगा और इसकी स्पीड को कम करेगा। बोलो, ये बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर। तो फ्रिक्शन इसको सपोर्ट करेगा, इसको आगे लगेगा। कौन सा? काइनेटिक, क्योंकि स्लीपिंग हो रही है अभी, और इसको पीछे लगेगा उतना का उतना। बोलो, समझ में आया क्या? ताकि इसकी स्पीड कम हो और इसकी बढ़ जाए। आया समझ में? यस सर। Yes, sir. एक तरीका ये है डायरेक्शन बताने का, और भी तरीके होते हैं, बहुत सिंपल वे में तुम बताने लग जाओगे। ठीक है, समझ में आया क्या? आया समझ में? Yes, sir. ये तरीका तुम यहाँ पे भी लगा सकते हो कि ये वाला पार्टिकल तो 10 से जा रहा है और ग्राउंड का तो यही रह गया पीछे। समझ में आया? Yes, तो sir. फ्रिक्शन क्या चाहता है कि इसको छोड़ के मत जा, तू इसके साथ ही रहे। तो फ्रिक्शन इसको इसकी स्पीड कम करने के लिए अपोज करेगा ना, इसको इधर लगेगा पीछे। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये बहुत सिंपल तरीका है, ऐसे तुम कहीं पे भी निकाल सकते हो डायरेक्शन। समझ में आया? लिखो ये सारे केस। बस ये याद रखो, फ्रिक्शन क्या चाहता है। फ्रिक्शन को स्लाइडिंग, स्लिपिंग ये सब नहीं पसंद है। फ्रिक्शन चाहता है साथ साथ चलो, कोई स्लाइडिंग नहीं होनी चाहिए, कोई स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होनी चाहिए। बस वो सोचते हुए डायरेक्शन ढूंढना है हमें फ्रिक्शन की। समझ में आया? यस सर। सर पीछे वाला पेज दिखा सकते हो? नॉर्मल की डायरेक्शन, टेंशन की डायरेक्शन, फ्रिक्शन स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन, वो बहुत इजी काम था। फ्रिक्शन में थोड़ा सोचना पड़ेगा, बट ये भी इजी होता है। समझ में आया? यस सर। लिख लिया क्या? ये वाला पेज हो गया? यस हाँ सर। सो अभी तक हमने क्या सीखा? फ्रिक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन कौन कौन से होते हैं, और सिर्फ ये ढूंढना सीखा है कि किस कंडीशन में कौन सा फ्रिक्शन लगेगा। समझ में आया क्या? स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा? आया समझ में? Yes, sir.
हाँ, अभी हमने डायरेक्शन की ज्यादा कोई डिस्कस नहीं किया है, और मैग्नीट्यूड कितना लगेगा फ्रिक्शन वो भी अभी कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ है। तो ये दोनों समझेंगे अब धीरे धीरे। समझ में आया क्या? Yes, sir. सो अब वन बाय वन एक बार पढ़ते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समझेंगे। फिर काइनेटिक फ्रिक्शन, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समझेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन बहुत इजी होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो इसको समझते हैं पहले। समझ में आया क्या? अब देखो, सो यहाँ पर एक बार वो लिख देता हूँ मैं। वेन एवर देर इज नो, बोलो मेरे साथ, वेन एवर क्या लिखूँ आगे? There is no. There is no relative motion. Yes. तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, वरना क्या लगेगा? काइनेटिक। समझ में आया? जैसे मान लो कुछ केस तो मैंने पहले ही डायग्राम बना के समझा दी तुम्हें। जैसे मान लो एक दो केस और बता देता हूँ। जैसे इंक्लाइंड प्लेन है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, एम मास का, रेस्ट पर है, नीचे नहीं गिर रहा है। तो किसने रोका हुआ है इसको नीचे गिरने से? Friction. फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक या काइनेटिक? Static. स्टैटिक। किधर लग रहा होगा वो फ्रिक्शन? डायरेक्शन भी बता सकते हो, इस ये सिंपल केस में तो बता ही सकते हो। किधर लग रहा होगा? अपवर्ड्स। तुमने ये बताया कौन सा? तुमने ये बताया डायरेक्शन। अब तीसरी चीज ये बता दो, कितना लग रहा होगा? mg। हाँ mg बोलो। sin थीटा। वेरी गुड। हमने पढ़ा था mg के दो कंपोनेंट होते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल तो mg cos थीटा को बैलेंस कर देता है, इसको कोई बैलेंस नहीं करता था अभी तक। करता था क्या इसको? ये लग रहा है नीचे, और एक mg cos थीटा लगता है, उसको तो नॉर्मल बैलेंस कर देता था। समझ में आया क्या? तो Yes, sir. नॉर्मल तो मैं तुमसे पूछ नहीं Yes, रहा हूँ। sir. अभी ये इसकी वजह से नीचे जाता था, बट ये जा नहीं रहा है, मतलब फ्रिक्शन लग रहा होगा यहाँ पे, वो भी स्टैटिक। कितना लग रहा होगा? इसी के इक्वल। समझ में आया क्या? Yes, sir. एक और केस देखो। ये टॉप व्यू है, ये समझ लो ग्राउंड पर या टेबल है, इसको हम टॉप से देख रहे हैं। इस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को मैं दो तरफ से खींच रहा हूँ। एक फोर्स लगा रहा हूँ F1 इधर से, और कोई एक दूसरा, एक और कोई है, वो इधर से फोर्स लगा रहा है F2, बट ये चल नहीं रहा है, ये रेस्ट पर है। ये ब्लॉक रेस्ट पर है। तो किसने रोका हुआ है इसको? किसने रोका हुआ है? अरे बोलो ना दोनों यार, फोर्स इक्वल होंगे तो फिर वो रुक जाएगा उधर। क्यों इक्वल होंगे तो क्यों रुक जाएगा? इनका रिजल्टेंट तो इधर आएगा ना। ये कैंसिल कर रहे हैं क्या? इधर लग रहा है क्या F2? पूरा चैप्टर NLM हो गया और तुम अभी तक वही वो बेसिक चीज भी नहीं सोच पा। इधर लग रहा है क्या F2? ये कैंसिल हो जाएंगे क्या? ये दोनों कैसे कैंसिल हो जाएंगे? 180 डिग्री पे लग रहे हैं क्या ये दोनों? No, sir. नो सर, नो सर। तो फिर कौन इनको कैंसिल कर रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। सर एक अपवर्ड स्टैटिक फ्रिक्शन है। अरे फ्रिक्शन कर रहा होगा ना, चैप्टर का नाम बोल के बोल देते कोई तो। क्वेश्चन पूछने की इच्छा ही नहीं होती, तुम इतना ये आंसर भी नहीं देते हो, तो फिर मैं डायरेक्ट पढ़ाने लग जाऊं क्या तुमको बिना पूछे? अरे इतना पढ़ाने के बाद तो बोल सकते थे फ्रिक्शन ने रोका हुआ है सर। कौन सा फ्रिक्शन? अब बता दो, या फिर मैं पूछना बंद कर दूं? जैसा तुम चाहते हो वैसा कर देता हूँ मैं।
Static friction. स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक ये चल नहीं रहा है, कोई स्लाइडिंग नहीं हो रही है, वो ब्लॉक उसी पे रखा हुआ है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन सारी चीज समझा दी है, अब आपको आंसर देना है। अब रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, मैं आपको सारे तरीके के केस समझा रहा हूँ ताकि कहीं नहीं अटकोगे। नेट फोर्स किधर लग रहा है, उसके अपोजिट ये लग रहा है ना नेट फोर्स इन दोनों का, Yes, sir. कितना लग Yes, रहा है, sir. अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ये लग रहा है ना। Yes, sir. इसको जीरो ही कर दिया तुमने, कैसे कर दिया यार जीरो। F1 F2 इक्वल होता तो F रूट 2 हो जाता आंसर। तो फ्रिक्शन इसके इसी के जस्ट अपोजिट इधर लग रहा होगा, तभी तो ये कैंसिल होगा उस फ्रिक्शन से। समझ में आया। Yes, Yes, sir. स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा इधर, आया सोच में, ऐसे निकालना है डायरेक्शन इसकी, आया सोच में। Yes, sir. Yes, sir. एक और एग्जांपल देखो, एक ऑब्जेक्ट है जिसपे मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये रेस्ट पर है, ये नहीं चला, तो बताओ फ्रिक्शन कितना और किधर लग रहा होगा। 2 Newton left. हाँ, लेफ्ट में टेंजेंशियल, लेफ्ट में स्टैटिक फ्रिक्शन कितना, नहीं चला तो स्लिपिंग नहीं हो रही, स्लाइडिंग नहीं हो रही। ये देख के कभी आंसर नहीं देना है रेस्ट पर है क्या, नहीं, ये देख के देना है कि स्लाइडिंग हो रही कि नहीं हो रही। इसलिए मैंने लिखा स्टैटिक, क्योंकि कोई स्लाइडिंग नहीं हो रही। फिर मैंने इसको बढ़ाया, मैंने इसको 3 न्यूटन कर दिया, अब भी नहीं चला, मैंने बढ़ा के देखा, मैं चलाना चाहता हूँ इसको, तो धीरे धीरे मैं फोर्स बढ़ाऊंगा, कभी ना कभी तो चलेगा ना ये। समझ में Yes, आया। sir. Yes, sir. तो अब भी नहीं चला, Yes. तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन 3 न्यूटन हो गया होगा उसी इंस्टेंट जब मैंने इसको 2 से 3 किया, तब इस फ्रिक्शन भी अपने आप 2 से 3 हो गया होगा। या फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं 2 से 3 हो जाऊं, अपने आप हो. ऐसे अपने आप हो गया ना। वेट किया क्या किसी की परमिशन का, No, sir. नहीं। समझ में आया। मैंने 3 से 5 कर दिया, अभी भी रेस्ट पर ही है, तो फ्रिक्शन भी 3 से 5 हो गया होगा इसका मतलब। Yes, sir. समझ में आया। Yes, sir. तो इसका Yes, मतलब sir. क्या होता है कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना, ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है। ये क्या होता है, Self-adjusting. नॉट ओनली इन मैग्नीट्यूड, इन डायरेक्शन ऑल्सो। अगर मैं 5 न्यूटन इधर लेफ्ट में लगाने लग जाऊं तो फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन अपने आप राइट में कर देगा, पूछेगा नहीं किसी से। सेल्फ एडजस्टिंग होता है। समझ में आया क्या। Yes, sir. Yes, sir. अब मैंने देखा, मैंने 9 न्यूटन लगाया, नहीं चला, तो फ्रिक्शन भी 9 न्यूटन हो गया, है ना। फिर Yes, मैंने sir. 10 न्यूटन लगाया, अब भी नहीं चला, तो फ्रिक्शन भी क्या हो गया, 10 10 न्यूटन हो Newton. गया। 10 न्यूटन। फिर मैंने क्या किया, 10.0000000 सुबह से लेकर रात तक 0 के बाद 1, इतना फोर्स लगाया। समझ में आया। Yes, sir. Sir. तो ये चलने लग गया, इसके बाद ये चलने लग गया। समझ में आया क्या। तो Yes, sir. उसके बाद हो जाएगा, फिर चलने लग गया तो रिलेटिव मोशन हो जाएगा। फिर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक। कौन सा लगेगा, Kinetic. और वो कितना लगेगा वो हम पढ़ेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन में पढ़ाऊंगा। समझ में आया क्या। Yes, sir. इस एग्जांपल में sir. हमने क्या सीखा कि 10 न्यूटन तक तो ये नहीं चल रहा था, 10 से जैसे ही हल्का सा बढ़ाया चलने लग गया। मतलब ये 10 न्यूटन क्या है, इसका बैरियर है, इसको आप क्रॉस कर दोगे तो ये चलने लग जाएगा। समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. तो ये बैरियर हर सरफेस में होता है, मतलब ये फ्रिक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू है कि इससे ज्यादा ये नहीं लग सकता। समझ में आया। 10 न्यूटन Yes, से ज्यादा फ्रिक्शन बढ़ नहीं सकता। आप फोर्स को बढ़ाते जा रहे हो, फ्रिक्शन भी बढ़ते जा रहा है, बट एक लिमिट ऐसी आएगी कि फ्रिक्शन बोल देगा कि अब होना हो जो हो जाए, अब ब्रेकअप हो जाए तो हो जाए, बॉन्ड टूट जाए तो टूट जाए, अब इससे ज्यादा नहीं लग सकता। समझ में आया क्या। Yes, sir. अब ये अपने रास्ते और वो अपने रास्ते, दोनों में स्लाइडिंग हो जाएगी, स्लिपिंग हो जाएगी, रिलेटिव मोशन हो जाएगा। समझ में आया क्या। Yes, sir. Yes, sir. तो ये चलने लग गया, समझ में आया क्या। Yes, sir. 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 Yes, sir
तो इस फ्रिक्शन को, जिस पर ये सारी बात होती है, जिस पर बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, जिस पर रिलेटिव मोशन शुरू होने लग जाता है, मतलब जिस पर ये जस्ट बिगिन टू स्लाइड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये रेडी है अलग होने के लिए। समझ में आया है क्या? Yes, sir. Yes, sir. उस फ्रिक्शन को बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? Maximum value. of static friction. या फिर बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और उसका सिंबल होता है, ऐसे लिखेंगे उसको। आगे जब भी मैं लिखूंगा एफएस मैक्स तो आप समझ जाना कि इस वैल्यू पर वो ऑब्जेक्ट जस्ट बिगिन टू स्लाइड है, मतलब वो रेडी है अलग होने के लिए, रिलेटिव मोशन करने के लिए रेडी है वो। उसके आगे फ्रिक्शन आप कुछ नहीं कर पाएगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. या फिर बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जैसे मैंने इससे थोड़ा सा भी ज्यादा लगाऊंगा ना, ये चलने लग जाएगा, ये आराम से चलेगा। फिर उसके बाद इसका कहानी खत्म स्टैटिक फ्रिक्शन का। फिर भी फ्रिक्शन तो लगेगा, फ्रिक्शन हमेशा ट्राई करेगा बॉन्ड बनाए रखने की, साथ में रखने के लिए। फिर वो जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक लगेगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो काइनेटिक फ्रिक्शन में इनके बीच में बॉन्ड तो रहेगा, मतलब इनके बीच में वो तो रहेगा कि साथ साथ रहें, बट ये अलग अलग चलेंगे क्योंकि स्लीपिंग होगी। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आप फोर्स लगाना बंद कर दोगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन उसको रोक देगा। समझ में आया? और फिर से उनका बॉन्ड बनवा देगा, फिर से क्या कर देगा, दोनों को साथ में ले आएगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes. ये लिखो फिर, इसके ये सारी बातें मैं समझा के लिखवाता हूँ फिर से। सो फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। यहाँ पे लिख लेना कहीं पे, सेल्फ एडजस्टिंग होता है, परमिशन की जरूरत नहीं, अपने आप एडजस्ट होता रहता है। काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं होता है सेल्फ एडजस्टिंग। वो क्यों नहीं होता है बाद में बताऊंगा। सो स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक लग रहा था? जब तक कोई स्लाइडिंग नहीं हो रही थी। तो मैं फोर्स बढ़ाते जा रहा था, स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ते जा रहा था। 2 लगाया 2 लगा, 3 लगाया 3 लगा, 5 लगाया 5 लगा, 9 लगाया 9 लगा। अभी तक स्टैटिक ही लग रहा है क्योंकि कोई स्लाइडिंग नहीं हो रही है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। 10 लगाया तब तक भी रेस्ट पर है। फिर जैसे मैंने 10 से हल्का सा बढ़ाया वो चलने लग गया, मतलब वो 10 पर रेडी था, जस्ट बिगिन टू स्लाइड था। उस वाले फ्रिक्शन को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो लिमिट आ गई फ्रिक्शन की। समझ में आया? Yes, sir. So, सो अब देखो, अब हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, कि मैक्सिमम कब तक फ्रिक्शन कितना लग सकता है, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहली बात आपके माइंड में आई होगी कि सर रफनेस पर। आई कि नहीं आई? अगर इस ब्लॉक को मैं स्मूथ सरफेस पे रख दूं और ज्यादा कंपैरेटिवली स्मूथ सरफेस पे, तो हो सकता है 5 न्यूटन से थोड़ा सा ज्यादा लगाऊं जिसमें चलने लग जाए। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ। और या फिर मान लो और ज्यादा रफ सरफेस कर दूं मैं और फिर उस पे लगाऊं तो 10 क्या ये 20 पे भी नहीं चले, ये भी हो सकता है। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो एक तो ये लिमिटिंग जो फ्रिक्शन है इसका वैल्यू रफनेस ऑफ सरफेस, सरफेस ऑफ कांटेक्ट की जो रफनेस है उसमें डिपेंड करता है कि नहीं करता है? समझ में आया? Yes. एक इसके मास पर भी डिपेंड करता है। मास पर मतलब कैसे? अगर मैं इस पर एक ब्लॉक और रख दूं, समझ में आया क्या?
तो एक ब्लॉक को रखने से क्या हो जाएगा, जैसे फ्रिक्शन का थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ क्यों लगता है। ये जो सरफेस होती है रफ सरफेस होती है ना, कुछ इस तरह की होती है, और ये ऊपर वाली जो बॉडी है, समझ में आया। अब इस पे आप एक बॉडी और रख दो, तो यहाँ पर जो इंटरलॉकिंग हो रही है, इंटरलॉकिंग समझ में आया वर्ड, क्या होता है इंटरलॉकिंग? Yes, हाँ, sir. वो एक ब्लॉक और रख दूंगा मैं, तो वो इंटरलॉकिंग और ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? समझ में आया? हाँ, यस सर। और यहाँ पर ही कुछ कुछ जगह बॉन्ड भी बन जाते हैं, जैसे यहाँ पर ही कांटेक्ट हो रहा है ना इसका, यहाँ पर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और ज्यादा। मैं इस पर एक और ब्लॉक रख दूंगा तो अब इसको जो पहले 10 न्यूटन पे चल रहा था, वो हो सकता है 20 पे भी ना चले। समझ में आया क्या? Yes, sir. समझ में आया? तो एक और चीज डिपेंड करता है यहाँ पर नॉर्मल कितना लग रहा है, नॉर्मल, क्योंकि ये रखने से क्या बढ़ा है यहाँ पर सरफेस के बीच में, यहाँ पर नॉर्मल बढ़ गया ना। समझ में आया क्या? हाँ Yes, sir. हाँ, देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा, रटने से कोई फायदा नहीं, समझो चीजों को। तो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? एक तो नॉर्मल बिटवीन द सरफेसेस, क्योंकि जितना ज्यादा नॉर्मल होगा मतलब उतना ज्यादा वो दोनों टाइटली प्रेस्ड है सरफेस। आप सरफेसेस को दबा दो और फिर खींचो, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आया क्या? Yes. Sir. हाँ, तो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है, इसका मैग्नीट्यूड एफएस मैक्स, इसका फॉर्मूला ये होता है म्यू एस इंटू एन। यहाँ पे दोनों फैक्टर आ गए। म्यू एस, एन तो नॉर्मल है, एन तो नॉर्मल है कि दोनों सरफेस कितनी टाइटली एक दूसरे से प्रेस्ड हैं। समझ में आया क्या? है ना। और म्यू एस क्या होता है? म्यू एस होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये रफनेस पर डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा रफनेस होगी सरफेसेस पर उतना ही उसका कोफिशिएंट ये म्यू बढ़ता जाएगा। समझ में आया क्या? आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर ये लिमिट है, ये फॉर्मूले से आप क्या निकालोगे हमेशा कि इतना अगर आप बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा दोगे इससे ज्यादा तो ऑब्जेक्ट चलेगा, इससे कम लगाओगे तो नहीं चलेगा। सिंपल सी बात है। समझ में आया? आया कि नहीं आया समझ में? यस सर। अगर एक्सटर्नल फोर्स इज ग्रेटर देन एफएस मैक्स से तो ऑब्जेक्ट विल स्लाइड करेगा। मूव नहीं लिख रहा हूं मैं, क्या करेगा? स्लाइड। समझ में आया? Yes, sir. अगर एक्सटर्नल फोर्स इसके इक्वल है तो ऑब्जेक्ट जस्ट बिगिन टू स्लाइड है। समझ में आया? Yes, sir. जस्ट बिगिन टू स्लाइड का मतलब पता है ना कि उससे 0.000001 भी ज्यादा लगा दोगे तो वो स्लाइड हो जाएगा। फिर है समझ में? अगर फोर्स इस एफएस मैक्स से कम है तो ऑब्जेक्ट विल नॉट स्लाइड। ये नहीं लिखेंगे रेस्ट पर रहेगा, वो कंडीशन पे डिपेंड है। रेस्ट या मोशन ऑब्जेक्ट नहीं विल लिख बी एट सकते। रेस्ट। अरे वही तो बोल रहा हूँ, रेस्ट नहीं लिखना है, ये लिखना है विल नॉट ओके स्लाइड। सर। ओके। इतनी देर से क्या समझा रहा हूँ? रेस्ट और मोशन से नहीं डिफाइंड होता है स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा, स्लाइडिंग या रिलेटिव मोशन से डिफाइंड होता है। समझ में आया? हाँ Yes, सर sir. समझा। Yes, sir. ठीक है। अरे जब स्टैटिक फ्रिक्शन, जब एक्सटर्नल फोर्स अगर इस मैक्सिमम वैल्यू से कम है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने क्या बोला? रेस्ट पर लगता है। जरूरी क्या सिर्फ रेस्ट पर ही लगता है? when there is no relative motion तब लगता है ना। Yes, तो sir. वही तो लिखा मैंने, ऑब्जेक्ट विल नॉट स्लाइड मतलब कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। समझ में आया? Yes, sir. यस सर।
बार बार वो पुराने कंसेप्ट मत लेके आओ यहाँ पे, जो तुम्हें गलत पता है। रेस्ट मोशन से नहीं डिफाइंड होगा, समझ में आया? रिलेटिव मोशन से डिफाइंड होगा। आया समझ में? चलो एक क्वेश्चन करते हैं। टू kg का ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस का म्यूएस गिवन है 0.5। हमसे पूछा फाइंड फ्रिक्शन, बताओ कितना फ्रिक्शन लग रहा है। न्यूटन। वो आपने जो 10 न्यूटन लगा निकाला है, ये फॉर्मूला, वो आपने क्या निकाला है कि मैक्सिमम इतना फ्रिक्शन लग सकता है, बट वो तभी लगता है जब जरूरत हो। या तो कोई जरूरत ही नहीं है ना, या तो इसको कोई खींच रहा है क्या कि फ्रिक्शन लगे, ये तो रेस्ट पर है अपने हिसाब से यहीं पे रखा हुआ है, तो फ्रिक्शन क्या लगेगा? जीरो। समझ में आया क्या? आपने जो एफ एस मैक्स निकाला ना, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस कितना 0.5, एन कितना 20, 10 न्यूटन। इससे आपको क्या पता लगता है कि मैक्सिमम इस सरफेस के बीच में 10 न्यूटन का लग सकता है, बट फ्रिक्शन तो तब लगेगा ना जब बाहर से कोई फोर्स लगेगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. सर एन नॉर्मल निकालना तो आता है ना सबको? Yes, sir. हाँ। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट मास देख के नॉर्मल निकाल लेते हैं। नॉर्मल हमेशा mg के इक्वल नहीं होता है। एनएलएम में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, नॉर्मल निकालना सीखा है क्या? नॉर्मल हमेशा mg के इक्वल होता है क्या? और फिर बच्चे धीरे धीरे ये फॉर्मूला रट लेते हैं, म्यू एस इंटू नहीं एम जी। सर, ये फॉर्मूला नहीं रटना है। नॉर्मल कभी भी mg के इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो मैं यहाँ पे 10 न्यूटन और ऊपर से लगा दूं, तो नॉर्मल कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा ना फिर तो। 30 Newton. 30 Newton. समझ में आया क्या? तो Yes, एफ sir. एस मैक्स बढ़ जाएगा, एफ एस मैक्स फिर 0.5 इंटू 30 15 हो जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो फ्रिक्शन तो इसमें जीरो ही लगेगा। आया समझ में? चलो और क्वेश्चन करते हैं। फोर न्यूटन का फोर्स लग रहा है, बताओ फ्रिक्शन। कितना फ्रिक्शन लग रहा है बताओ। म्यू एस वही है 0.5। फोर न्यूटन। 4 न्यूटन, ये 4 न्यूटन पे चल जाएगा क्या? अरे एफ एस मैक्स देखो, इसकी लिमिट है 10 न्यूटन की। 10 न्यूटन तक तो फ्रिक्शन हिलने ही नहीं देगा इसको। समझ में आया क्या? तो ये वाला केस है ना, ऑब्जेक्ट विल नॉट स्लाइड। समझ में आया? Yes, sir. Sir. स्लाइड नहीं होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। कितना लगेगा? क्योंकि ये रेस्ट पर है ना, तो फोर्स बैलेंस होंगे, 4 न्यूटन ही लगेगा। समझ में आया? यस सर। मान लो मैंने फोर्स लगा दिया 9.99999 सुबह से लेके रात तक 9, कितना न्यूटन। अब फ्रिक्शन कितना लगेगा? उतना ही लगेगा। उतना ही लगेगा, सिंपल है। सबका आंसर क्यों नहीं आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी तो ये यही वाला केस है। एफ एस मैक्स बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन वही दे रहा हूं मैं। एफ एस मैक्स हमने निकाल के रखा हुआ है 10 न्यूटन, ये उससे कम लग रहा है तो चलेगा क्या?
नहीं sir. नहीं चलेगा तो उतना ही सेल्फ एडजस्टिंग है ना फ्रिक्शन, तो कितना लगेगा? समझ में आया क्या? Yes, sir. लिखो यहाँ तक। क्या हो गया सर। अगर मैं फोर्स लगाऊं 10 न्यूटन तो चलेगा क्या? No, sir. तो कितना फ्रिक्शन लगेगा? 10 न्यूटन। बस इस कंडीशन को बोलते हैं जस्ट बिगिन टू स्लाइड। क्या बोलते हैं? और ये जो फोर्स लगेगा ये एफएस मैक्स के इक्वल हो जाएगा। अब तो समझ में आया क्या? मैक्सिमम हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं लग सकता। आया समझ में? Yes, sir. सर। और अगर मैंने फोर्स कर दिया 10.0000 सुबह से लेकर रात तक 0 फिर 1, अब क्या होगा बताओ? Will slide. अब ये Will स्लाइड slide. होने लग जाएगा, रिलेटिव मोशन हो जाएगा अब इस तरफ, क्योंकि अब इसने बोल दिया इससे ज्यादा लग ही नहीं सकता, ये क्या करेगा? तो ये तो अब ज्यादा बढ़ेगा नहीं, तो ये फ्रिक्शन कम हो जाएगा और ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो स्लाइड होने लग जाएगा। और कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्लाइड, जब भी स्लाइड होता है तो क्या लगता है? कौन सा लगता है? काइनेटिक। वो इसको स्लाइड करने से रोकेगा, इसलिए पीछे लगेगा वो भी। समझ में आया? और कितना लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन में देखेंगे। आया समझ में? यस सर। तो हमने देखा Yes, sir. स्टैटिक फ्रिक्शन, इतने सारे क्वेश्चन में आपने देखा स्टैटिक फ्रिक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन में कितना आंसर आया था? 0 आया था कि नहीं आया था? फिर बढ़ता गया फ्रिक्शन और मैक्सिमम कितना हुआ? 10 न्यूटन तक। समझ में आया? हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? इसके इक्वल। समझ में आया? आवाज नहीं आ रही है क्या? यस सर। तो इसका रिप्लाई मेरे डिले हो रहा है क्या मेरी वॉइस में? नो तो सर। मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम हो सकती है स्टैटिक, इसके मैक्सिमम इससे ज्यादा हो सकती है क्या? नो सर। नहीं हो सकती है ना। अरे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से भी मैक्सिमम और ज्यादा क्या होगा? यही तो मैक्सिमम है। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जिसको हम एफएस बोलते हैं, ये मैक्सिमम एफएस मैक्स के इक्वल हो सकता है या इससे कम ही रहेगा, या फिर 0 के इक्वल होता है या उससे ज्यादा रहेगा। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes. रहेगा। देखो ये ट्रिकी क्यों होता है? क्योंकि मैंने इतने सारे क्वेश्चन क्यों कराए? क्योंकि इसका आंसर कोई फॉर्मूले से नहीं बता सकते आप कि हाँ फॉर्मूला रट लिया, उसमें वैल्यू पुट कर दी और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है आ जाएगा आंसर। देखो हर बार अलग अलग आ रहा है क्वेश्चन में, सारी वैल्यू सेम है। देखो म्यू भी सेम है, मास भी सेम है, नॉर्मल भी सेम है, बट फ्रिक्शन का आंसर हर बार अलग अलग आ रहा है। समझ में आया क्या? वो आपको सोच के देना होता है। आया समझ में? क्योंकि फ्रिक्शन कैन वेरी फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। आया समझ में? Yes, sir. लिख लो। सो ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है ना, इसलिए 0 से इसके बीच में कितना भी लग सकता है। तो वो आप एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, अगर वो मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से कम लग रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, अगर उससे ज्यादा लग रहा है तो काइनेटिक लगेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? जितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसके इक्वल और ऑपोजिट। समझ में आया? यस सर।
सो कंसेप्ट क्लियर हुए सारे? यस गलती सर। होने के चांसेस अभी भी है Yes, क्या? ओके लिखो।